हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता होगा कि अब जो है बिहार बोर्ड कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की जितने भी बुकें थी वो सभी अब चेंज हो चुकी, यानी कि अब आप लोगों की किताबें बदल चुकी है। तो इस वीडियो में जो हम लोग कक्षा 8 की नई गणित को देखने वाले हैं। नई गणित की पुस्तकें ये है, तो इन्हीं को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। नई किताब जो है ये एनसीईआरटी पे आधारित है। एनसीईआरटी पे आधारित है। तो इसमें देखिए नई बुक में अध्याय 3, इनसे पहले अध्याय 2 तक हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए अध्याय 3 में दिया हुआ है चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझना, इसको अंग्रेजी में कहेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसी के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो हम लोग अध्याय 3 का परिचय देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा पॉइंट क्या होता है। पॉइंट यानी कि बिंदु, इसको अंग्रेजी में कहेंगे पॉइंट, हिंदी में कहे तो बिंदु। तो देखिए बिंदु क्या होता है, वह आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कुछ भी ना हो बिंदु कहलाती है। समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है वह आकृति, जैसे हमने कोई आकृति लिया, जैसे हमने इस तरह से दिया, ये सभी इस तरह से हमने लिया है, ये सभी बिंदु है, यही है बिंदु। और इस बिंदु में देखिए तो न ही लंबाई है इसकी, न ही इस बिंदु की चौड़ाई है, और न ही इस बिंदु की मोटाई है। ये जो बिंदु दिया हुआ है ये सभी क्या है, बिंदु है। तो इस बिंदु में न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, और न ही मोटाई होती है। ये सभी बिंदु है, ये जितना भी दिया हुआ ये सभी बिंदु का उदाहरण है। और इसी बिंदु को जब आपस में हम क्या करते हैं, इस तरह से जोड़ते हैं तो रेखाखंड बनता है। तो रेखाखंड भी समझ गए और बिंदु भी समझ गए आप लोग इसी के माध्यम से। अब इनसे आगे समझिए, इनसे आगे है समतल्य वक्र, इसको अंग्रेजी में कहे तो प्लेन कर्व। प्लेन कर्व क्या होता है, जब किसी समतल से पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं तो हम एक समतल्य वक्र प्राप्त करते हैं। समतल होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझिए समतल क्या होता है। जो जितने भी देखिए, जैसे ये हमारा बोर्ड दिया है, ये बोर्ड जो है अभी जिसको हम पढ़ा रहे हैं वो भी क्या है, समतल है, यानी कि प्लेन है। इसी तरह से अगर आप लेना चाहे तो कॉपी ले सकते हैं, दीवार ले सकते हैं, जहाँ पे आप लोग अभी बैठे हैं वो जमीन हो गया, वो सभी क्या है, समतल है। तो कह रहा है जब किसी समतल, जैसे ये हमारा बोर्ड क्या है, समतल है, तो इस बोर्ड से पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं। जैसे ये हमारा पहला बिंदु है, मान लीजिए ये हमारा पहला बिंदु और दूसरा बिंदु ये है। तो इस बिंदु को जो पेंसिल से, जैसे यहाँ पे हमने इस बिंदु पे रखा पेंसिल को, इसको हटाए बिना इस तरह से हम जब क्या किए, इस तरह से हम जोड़ते चले गए दूसरे बिंदु से। यहाँ पे पहला बिंदु था और दूसरा बिंदु यहाँ पे था, तो पेंसिल को हटाए बिना इस तरह से हमने क्या किया, बिंदु को जोड़ा। तो यही होता है हमारा समतल्य वक्र। इसी तरह से हम देखिए ये हमारा पहला बिंदु मान लीजिए है और ये है दूसरा बिंदु। तो इस बिंदु को जब हम पेंसिल को हटाए बिना, पेंसिल को हम उठाएंगे नहीं, डायरेक्ट इस तरह से हम घुमाते चले जाएंगे और इस तरह से हमने घुमाया, तो ये हमारा क्या हो गया, समतल्य वक्र हो गया, यानी कि प्लेन कर्व हो गया। इसी तरह से ये हमारा पहला बिंदु और इसको हम इस तरह से घुमाते चले गए, तो ये हमारा क्या होता है, समतल्य वक्र होता है। कुछ भी ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि इसी तरह से चित्र बनाए। जैसे हमने यहाँ पे इस तरह से रखा इस बिंदु पे, और इस यहाँ पे हम पेंसिल को रखे और इस तरह से हम कुछ भी घुमा करके ऐसे ऐसे घुमा दिए, तो ये भी हमारा समतल्य वक्र का उदाहरण है। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो ये हमारा पहला बिंदु और इसी तरह से ये हम समझते हैं दूसरा बिंदु। तो इन दोनों बिंदुओं को जब आपस में मिलाते हैं, इस तरह से हम मिलाते चले गए, इस तरह से मिला यहाँ पे आगे दूसरा बिंदु पे आगे, तो ये हमारा समतल्य वक्र का उदाहरण हो गया। इसी तरह से यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ बिंदु है और इस बिंदु को हम इस तरह से मिलाते चले गए, इस तरह से जब पूरे को मिला दिए, ये भी हमारा समतल्य वक्र हो गया। तो जितना भी दिया हुआ है सभी के सभी आप कुछ भी ले सकते, कोई भी चित्र हो, अगर इस तरह से दो बिंदु को मिल जाते हैं, बिंदु जैसे यहाँ पे पहला है, दूसरा बिंदु यहाँ पे, और यहाँ पे इन दोनों को इस तरह से मिला दिया, तो ये भी समतल्य वक्र का उदाहरण हो गया। तो इस तरह से आप लोग समतल्य वक्र को समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम समझते हैं सरल वक्र क्या होता है। देखिए यहाँ पे है सरल वक्र। तो देखिए सरल वक्र क्या होता है, सरल वक्र को आप समझते हैं, वे वक्र जो स्वयं को कहीं भी नहीं काटता हो सरल वक्र कहलाते हैं। सरल वक्र क्या होता है समझिए, इससे पहले हमने समझाया वक्र, वक्र कहिए या फिर कह सकते हैं समतल्य वक्र, इन समतल्य वक्र कहिए या फिर इसे हम कह सकते हैं वक्र डायरेक्ट। तो यही वक्र अभी आप लोगों ने समझा। तो वक्र क्या होता है, कहीं भी दो बिंदु, जैसे ये पहला बिंदु है और दूसरा बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को जब आपस में इस तरह से मिला देते हैं, यहाँ पर पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु यहाँ पर इस तरह से मिल गया, ये जो मिला है ये हमारा क्या होता है, वक्र होता है। और इसी वक्र में कह रहा है सरल वक्र क्या होता है, वे वक्र जो स्वयं को कहीं भी नहीं काटता हो सरल वक्र कहलाता है। देखिए ये जितना भी दिया है ये सभी वक्र तो दिया ही है, ये सभी वक्र का उदाहरण तो है ही,
लेकिन ये सरल वक्र कब होगा, जब ये दोनों आपस में, जब दो बिंदु हैं, जैसे यहाँ पे पहला है और ये दूसरा बिंदु, ये आपस में कहीं भी नहीं काटे, तब जाकर के ये हमारा सरल वक्र हो। जैसे यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए ये हमारा वक्र तो है, और इसमें देखिए पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु, और इन दोनों बिंदुओं को जब इस तरह से मिलाए हैं, तो यहाँ पे इस दोनों को जब मिलाए हैं तो यहाँ पे देखिए ये कट चुका है, यहाँ पे कट गया, ये हमारा सरल वक्र नहीं होगा। इसी तरह से देखिए ये पहला बिंदु, यहाँ पर समझिए ये पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु, और इन दोनों बिंदुओं को इस तरह से जब हम मिलाते हैं, यहाँ पे देखिए कट गया, यहाँ पे ये दोनों बिंदु आपस में कट चुका है, यहाँ पे ये देखिए तो इस तरह से रेखा ये कट चुका है, ये हमारा सरल वक्र का उदाहरण नहीं होगा। समतलीय वक्र तो है, लेकिन सरल वक्र, ये जो सरल वक्र हमने अभी आपको बताया, ये नहीं होगा। तो सरल वक्र में क्या होता है, दोनों बिंदु आपस में क्या होते हैं, कहीं भी नहीं काटते। जैसे पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, अगर ये इस तरह से हम कर दें, अगर इसको हम इस तरह से काट दें, ये सरल वक्र नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कहीं भी इसमें, ये सभी सरल वक्र का उदाहरण है, ये कहीं भी आपस में नहीं काट रहा है, तो सभी क्या है, सरल वक्र है। इस तरह से यहाँ पर पहला बिंदु लिए और इसी तरह से हम इसको मिलाते गए, तो यहाँ पर दूसरा बिंदु आ गया, ये दोनों आपस में नहीं काटा है। इसी तरह से मान लीजिए ये बिंदु है, तो यहाँ से हम इस तरह से घुमाते चले गए, ये हमारा ये भी क्या हो गया, सरल वक्र हो गया, कहीं भी काट नहीं रहा। इसी तरह से यहाँ से घुमाते चले गए पेंसिल को रख करके, और इसको हम घुमाते चले गए, यहाँ तक आए, ये आपस में कहीं भी काटा नहीं है। काटेगा कब, जैसे इस तरह से हम इसको घुमाए और यहाँ पे इस तरह से लिख दिए, तो पहला बिंदु यहाँ पे, दूसरा बिंदु यहाँ पे, और इन दोनों को देखिए बीच में यहाँ पे इस तरह से काट दिया। ये सरल वक्र नहीं होगा, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे नहीं कट रहा, ये जो दिया हुआ इस तरह से नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा है, तो ये भी सरल वक्र का उदाहरण है। तो सरल वक्र आप लोग समझ गए होंगे। अब समझिए खुला वक्र। खुला वक्र यानी कि ओपन कर्व, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ओपन कर्व। खुला वक्र क्या होता है, वह वक्र जिसके शुरू और अंत के बिंदु एक दूसरे से नहीं मिलता हो, खुला वक्र कहलाता है। अब समझिए खुला वक्र क्या होता है। जैसे ये हमारा पहला बिंदु है और ये है दूसरा बिंदु, तो क्या कह रहा है, वह वक्र जिसके शुरू और अंत के बिंदु, पहला बिंदु ये शुरू का बिंदु और ये अंत का बिंदु, ये दोनों आपस में जब इस तरह से नहीं मिलता हो, तब जाकर के ये खुला वक्र कहलाता है। तो जैसे देखिए इसमें यहाँ पे ये पहला बिंदु है, और इसको हम जब इस तरह से घुमाते चले गए, लेकिन यहाँ पे देखिए तो ये बिंदु इन दोनों को आपस में मिला नहीं है। ये इस तरह से अगर मिल जाता, ये जैसे अभी ये इस तरह से मिल गया है, ये इस तरह से हमने अभी मिलाया है, ये हमारा खुला वक्र नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह से नहीं मिला है, ये नहीं मिला है इस तरह से, यहाँ पे देखिए ये दोनों बिंदु अलग अलग यहाँ पर रह गया, ये खुला है इसका मुंह, यहाँ पे इसका मुंह ये खुला हो गया, तो ये हमारा खुला वक्र हो गया। इसी तरह से इसमें देखिए तो यहाँ पे पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु यहाँ पे हो गया, ये दोनों क्या हो गया, यहाँ पे इस तरह से नहीं मिला है, ये दोनों बिंदु अगर इस तरह से मिल जाता, ये हमारा खुला वक्र का उदाहरण नहीं होता। लेकिन ये दोनों आपस में नहीं मिला है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से गए, यहाँ पर दोनों बिंदु आपस में नहीं मिल रहा है, तो यही खुला वक्र का उदाहरण है। इसी तरह से यहाँ पे पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु, दोनों बिंदु यहाँ पे इस तरह से देखे तो नहीं मिल रहा है आपस में, यहीं पे आगे रुक गया है। ये दोनों आपस में इस तरह से मिल जाता अगर, ये खुला वक्र नहीं होता। दोनों आपस में नहीं मिला, एक बिंदु यहाँ पे, दूसरा बिंदु यहीं पे रह गया है, ये भी खुला वक्र का उदाहरण है। इसी तरह से इसमें देखें तो यहाँ से आया ये बिंदु और इसको हम घुमाते गए तो यहाँ तक आया, लेकिन ये दोनों अगर इस तरह से मिल जाता तो ये खुला वक्र का उदाहरण नहीं होता। लेकिन ये दोनों आपस में मिला नहीं है, ये यहाँ पे पहला बिंदु और दूसरा बिंदु यहीं पे रह गया जब इसको हम मिलाए, तो ये सभी खुला वक्र का उदाहरण है। तो समझ गए आप लोग खुला वक्र क्या होता है। अब समझिए इससे आगे। अब देखिए अब है बंद वक्र। बंद वक्र इसको अंग्रेजी में कहे तो क्लोज्ड कर्व। अब देखिए बंद वक्र क्या होता है, वह वक्र जिसके शुरू और अंत के बिंदु एक दूसरे से मिल जाता हो, बंद वक्र कहलाता है। अब समझिए इससे पहले हम तो खुला वक्र देखा, अब हम देख रहे हैं बंद वक्र। जैसे यहाँ पर देखिए ये पहला बिंदु, इस तरह से हमने बिंदु पर रखा और इसको जब हम इस तरह से मिलाए, यहाँ पर मिलाते चले गए और इसको हम पूरा मिला दिए, जब ये पूरा मिल गया तो ये हमारा बंद वक्र हो गया। इसी तरह से ये सभी क्या है, बंद वक्र है। यहाँ पे इस तरह से हमने बिंदु पे लिया और इसको हम मिलाते चले गए, तो ये बंद वक्र का उदाहरण है। यहाँ से मान लीजिए ये बिंदु है और इस बिंदु को इस तरह से हम पेंसिल को उठाए बिना इस तरह से मिलाते चले गए, तो ये हमारा बंद वक्र का उदाहरण हो गया। ये सभी क्या है, बंद वक्र का उदाहरण हो गया है। अगर इस तरह से ये क्या बंद वक्र है या नहीं, अगर हम पूछ दे ये बंद वक्र है या नहीं, तो आप लोग आसानी कैसे कह सकते हैं ये बंद वक्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु, ये दोनों बिंदु नहीं मिल रहे हैं, ये खुला वक्र का उदाहरण है। अगर ये दोनों बिंदु इस तरह से मिलता तब जाकर के बंद वक्र होता। तो खुला वक्र भी समझ गए और बंद वक्र भी समझ गए। इस तरह से जब पूरा क्या हो, बंद हो, जब इस तरह से पूरा बंद हो तो ये हमारा बंद वक्र होता है। और अगर खुला हो, इस तरह से अगर खुला हो, जैसे यहाँ से देखिए यहाँ पे आया और यहाँ पे खुला रह गया, इसमें देखिए तो यहाँ पे ये खुला रह गया, इसमें भी देखिए तो ये खुला है, यहाँ पे भी देखिए तो ये खुला है, यहाँ भी देखिए तो ये खुला है। ये खुला वक्र और बंद वक्र दोनों आप लोग समझ गए। अब समझिए इनसे आगे। अब है इसके बाद बहुभुज, इसको अंग्रेजी में कहे तो पॉलीगन। देखिए बहुभुज क्या होती है, बहुभुज केवल रेखाखंडों से बना सरल एवं बंद वक्र बहुभुज कहलाती है। क्या कह रहा है,
कह रहा है बहुभुज जो है केवल रेखाखंड से बना सरल एवं बंद वक्र बहुभुज कहलाते हैं। इसमें समझिए सबसे पहला क्या होना चाहिए, बहुभुज में बहुभुज होने के लिए रेखाखंड होना चाहिए। सबसे पहले रेखाखंड होता है। रेखाखंड क्या होता है, जब दो बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं, जैसे यहाँ पे दो बिंदु ले लिया हमने और इन दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो ये होता है हमारा रेखाखंड। यही रेखाखंड से बना होना चाहिए। यहाँ पर समझिए जैसे ये हमारा बिंदु है, ये सभी क्या है, इस तरह से बिंदु है और इन दोनों को जब इस तरह से मिलाते हैं तो यही होता है रेखाखंड। ये हमने इस तरह से मिलाया है तो रेखाखंड है। पहला तो रेखाखंड होना चाहिए। रेखाखंड इसमें 4 रेखाखंड है। पहला रेखा हो गया, इसी तरह से यहाँ पे दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और इस तरह से ये चौथा रेखाखंड हो गया। रेखाखंड पहला समझ गए आप लोग। और दूसरा क्या होना चाहिए, सरल एवं बंद वक्र। सरल, सरल क्या होता है, सरल कब होता है, सरल अभी हमने आपको समझाया। यहाँ पर समझिए, यहाँ पे हमने आपको समझाया सरल वक्र क्या होता है, जो स्वयं को कहीं भी नहीं काटती हो वो हमारा सरल वक्र होता है। तो इसी में भी यहाँ पे जो स्वयं को कहीं भी नहीं काटता हो, यहाँ पर देखिए स्वयं को कहीं भी नहीं काट रहा। अगर जैसे यहाँ पर हम काट दे, अगर इस तरह से रहे तो ये हमारा कट जाता है इस तरह से यहाँ पे, तो ये सरल वक्र कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये इसमें देखे तो यहाँ पर कहीं भी नहीं कट रहा आपस में, ये आपस में यहाँ पर भुजाएं सभी मिल रहे हैं लेकिन कट नहीं रहे हैं। अगर इसी तरह से यहाँ पे इसको बढ़ा दे और इसको बढ़ा दे तब जाकर के यहाँ पे ये दोनों आपस में कटेंगे। यहाँ पर ये सरल वक्र का उदाहरण नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सभी कट नहीं रहे। इसमें जितना भी है सभी का सभी सरल वक्र दिया हुआ है, ये सभी आपस में कहीं भी नहीं कट रहे हैं, ये सरल वक्र का उदाहरण है। तो सरल वक्र है ही। दूसरी बात रेखाखंड से भी बना। पहली बात ये रेखाखंड से बना है इस तरह से, ये सभी देखे तो ये रेखाखंड से पहली बात बना है। दूसरी बात क्या होना चाहिए बहुभुज होने के लिए, सरल होनी चाहिए। सरल, सरल होने के लिए क्या, सरल मतलब जो इस तरह से आपस में कहीं भी नहीं काटे। तो देखिए ये इस तरह से कहीं भी काट नहीं रहा है, ये आपस में नहीं कट रहा है, ये सरल भी है। और बंद वक्र, बंद वक्र क्या होता है, जब यहाँ पे चारों तरफ से, यहाँ पे जैसे ये हमारा रेखाखंड है ये इस तरह से घिरा हो यानी कि बंद हो, ये हमारा बंद वक्र होता है। बंद वक्र अभी हमने आपको समझाया। जैसे यहाँ पर हमने इस तरह से शुरू किया बिंदु को और इसी बिंदु को हम वापस लास्ट के इस तरह से मिला दिए लास्ट में, तो यही हमारा बंद वक्र होता है। जैसे यहाँ पर हमारा ये हो गया शुरू का बिंदु और इस बिंदु को जब वापस इस तरह से घुमाते हुए मिला देंगे तो ये हमारा बंद वक्र हो जाता है। तो यही है, इसमें देखिए सभी के सभी क्या है, बंद है। तो यहाँ पे तीनों गुण इसमें पाए जाते हैं। पहला क्या होना चाहिए, रेखाखंड से बना होना चाहिए। तो रेखाखंड से इस तरह से बना है, ये हमारा इस तरह से 4 रेखाखंड है, इस तरह से रेखाखंड से बना है। दूसरी बात इसमें क्या होनी चाहिए, सरल होना चाहिए। यानी कि सरल का मतलब ये आपस में जो है बिंदु इस तरह से काटना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे है तो ये कहीं भी कट नहीं रहा है, ये यहाँ पर सरल भी है। और तीसरी बात बंद होनी चाहिए, यहाँ पर बंद भी है। यहाँ पर जो है इस तरह से बिंदु क्या है, यहाँ पर देखें तो इस तरह से पूरा का पूरा बंद है, ये हमारा बहुभुज कहलाते हैं। तो आप लोग बहुभुज भी समझ गए होंगे। अब देखिए विकर्ण, इसको अंग्रेजी में कहेंगे डायगोनल्स। देखिए विकर्ण क्या होती है, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किसी दो शीर्षों आसन शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। समझिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है किसी बहुभुज, जैसे हमने ले लिया ये एक बहुभुज, इसी तरह से ये भी क्या एक बहुभुज है। बहुभुज के बारे में हमने आपको बताया हुआ है इनसे पहले। तो बहुभुज का विकर्ण उसके किसी दो शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होता है। इनका विकर्ण क्या होता है, दो शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होता है। शीर्ष समझिए, पहले हम समझते हैं रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड यानी कि भुजा क्या होती है। तो देखिए जैसे हम इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसके बाद हम आपको समझाते हैं। जैसे हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी और ये हो गया डी, इस तरह से हम इसका नाम दे दिए। तो देखिए सबसे पहला ये होता है हमारा, जब इस तरह से ए से लेकर के बी तक ये एक भुजा हो गया। इसी तरह से यहाँ पर बी से लेकर के सी तक ये एक भुजा हो गया। इसी तरह से सी से लेकर के ये डी तक ये एक भुजा होता है। इसी तरह से ए डी ये एक भुजा है। इस तरह से ये भुजा होता है। और शीर्ष क्या होता है, जब दो भुजाओं को इस तरह से मिलाते हैं, जब दो भुजाओं को इस तरह से मिलाते हैं और जिस बिंदु पर मिलता है वो होता है शीर्ष। और इसके बाद देखिए जिस तरह से यहाँ पर देखिए डी से हम इस तरह से ए को मिलाए और बी को हम इस तरह से ए को मिलाए, तो यहाँ पर ये जो जहाँ पर मिला है वो बिंदु जो है शीर्ष होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ए से हम इधर मिलाए और इधर हम सी से मिलाए बी को, और जहाँ पे ये रेखा मिला है दोनों आपस में वो बिंदु जो है शीर्ष कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार के देखिए यहाँ पर बी से हम लेंगे इधर सी की ओर और यहाँ पर डी से हम लेंगे इधर सी की ओर। तो जहाँ पर ये दोनों रेखाएं बी से सी और डी से सी जहाँ पर मिल रहा है वो बिंदु हमारा शीर्ष होता है। तो आप लोग शीर्ष समझ गए, इसमें 4 शीर्ष होते हैं चतुर्भुज में, ए बी सी डी, ये 4 शीर्ष होती है। इसमें 4 भुजाएं होती है, पहला भुजा ए बी, दूसरा भुजा है बी सी, तीसरा भुजा है सी डी और चौथा भुजा है ए डी। इस तरह से 4 भुजाएं होती है और इसमें 4 कोण भी होती है। पहला कोण हो गया इस तरह से, ये दूसरा कोण हो गया, इसी तरह से ये हो गया तीसरी कोण और इसमें 4 कोण।
तो इस तरह से आप लोग समझ गए चतुर्भुज में 4 कोण भी होती है, 4 शीर्ष होती है और 4 भुजाएं होती है। तो कह रहा है यहाँ पर समझिए, किसी बहुभुज, ये हमारा बहुभुज है तो इसमें विकर्ण उसके किसी 2 शीर्षों, विकर्ण किसी 2 शीर्ष, 2 शीर्ष, अब देखिए जैसे ये हमारा ए शीर्ष है, ये बी शीर्ष है, ये सी शीर्ष है, ये डी शीर्ष है, तो इनको जोड़ने से प्राप्त होता है। इनको जब जोड़ेंगे, शीर्ष को अब जोड़ेंगे किसमें, तो इसमें देखिए एक नोट भी आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर कह रहा है आसन शीर्षों को छोड़कर। अब आसन शीर्ष क्या होता है, तो जैसे यहाँ पर देखिए ये ए से हम अगर बी तक जाए, ये ए से ये बी जो है ये इसका आसन शीर्ष हो गया, और इधर इसका आसन शीर्ष हो गया डी। ए का जो है आसन शीर्ष पहला हो गया बी और दूसरा हो गया इसी तरह से डी। अगर डी का आसन शीर्ष पूछे तो डी का आसन शीर्ष हो गया ए और ये हो गया इसी तरह से सी, ये इसका आसन शीर्ष होता है, यानी कि सामने का शीर्ष। सामने का शीर्ष क्या होता है, आसन शीर्ष होता है इस तरह से। तो आसन शीर्ष समझ गए। तो आसन शीर्ष को छोड़ कर कह रहा है, आसन शीर्ष को छोड़ कर जैसे हम इसको क्या करेंगे, इधर इनको भी छोड़ देंगे और इधर इनको भी छोड़ेंगे, और इसके बाद जब हम रेखाखंड से इस तरह से मिलाएंगे, तो जब हम इसको मिलाएंगे AC से, तो ये AC क्या हो गया, इनका विकर्ण हो गया। तो आप लोग समझ गए विकर्ण क्या होता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए D से हम ले तो D से हम इसको छोड़ देंगे DC को, और इधर हम AD को छोड़ देंगे, और इससे जब हम बाकी मिलाएंगे इस तरह से, ये होता है इनका विकर्ण। विकर्ण आप लोग समझ गए। इसी तरह से हम अगर देखें षटभुज में, ये जैसे षटभुज है तो इसमें भी देखिए, अगर हम इसका कुछ नाम दे दें, जैसे हम इसका नाम रख देते हैं ABCDEF, तो हमने आपको क्या बताया, आसन शीर्षों को छोड़कर। आसन शीर्ष क्या होता है, सामने की। यहाँ पर देखिए जैसे एक आसन शीर्ष हो गया बी और दूसरा हो गया एफ, ये दोनों इनका आसन शीर्ष हो गया। तो इन दोनों को छोड़ करके जब इसको मिलाते जाएंगे, जैसे हम मिलाए ए से ई को, ये ए से डी को, ये सभी विकर्ण हो गया, ए से सी को, इस तरह से हम मिला देंगे। अगर बी से देखें आसन शीर्ष, तो बी से ये ए हो गया पहला आसन शीर्ष, और दूसरा हो गया सी इसका आसन शीर्ष बी से, और बाकी का जो है इसको हम इस तरह से आसानी से मिला देंगे। बी डी हो गया इसका आसन शीर्ष, सॉरी बी डी हो गया विकर्ण, इसी तरह से बी ई इसका विकर्ण हो गया, बी से बी एफ विकर्ण हो गया। इसी तरह से अगर हम देखें सी से आसन शीर्ष, तो सी का आसन शीर्ष हो गया बी और दूसरा हो गया डी। तो इनको छोड़ करके यहाँ से जब हम इस तरह से मिलाते जाएंगे, यहाँ पर हो गया सी ई, ये हो गया इसका विकर्ण। इसी तरह से हम मिला देंगे ए को, तो सी ए हो गया इसका विकर्ण, इसी तरह से सी एफ हो गया इसका विकर्ण। इसी तरह से आगे आप लोगों को सभी को करके देख सकते हैं। अगर डी से हम देखें आसन शीर्ष, तो डी का पहला हो गया आसन शीर्ष सी, और इसी तरह से ये हो गया ई, और इनको छोड़ के जब हम मिलाते जाएंगे इस तरह से, यहाँ से डी से हम इस तरह से इधर मिला सकते हैं, डी से बी को मिला सकते हैं, डी को एफ से मिला सकते हैं। तो ये होता है इनका विकर्ण। तो विकर्ण आप लोग समझ गए। अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब इनसे आगे समझिए। इसके बाद है उत्तल और अवतल बहुभुज, इसको अंग्रेजी में कहे तो कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। अब देखिए उत्तल और अवतल बहुभुज क्या होती है। सबसे पहले तो ये समझिए, ये जो दिया हुआ है ये हमारा उत्तल बहुभुज का उदाहरण दिया है, ये आकृति दिया उत्तल बहुभुज का, ये आकृति है, और ये हमारा अवतल बहुभुज का आकृति। तो उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज में अंतर क्या होता है, तो समझिए। उत्तल बहुभुज क्या होता है, यहाँ पर देखिए हमने लिख भी दिया इनको, यहाँ पर समझिए 1 नंबर में, यहाँ पर दिया उत्तल बहुभुज के सभी कोण 180 डिग्री से कम होता है। उत्तल बहुभुज ये जो दिया हुआ है ये बहुभुज है, सभी के सभी क्या है, बहुभुज है। और बहुभुज में क्या होता है, इनका जो कोण होता है ना, ये जैसे कोण है, ये सभी कोण जो है 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। 180 डिग्री से क्या होता है, इस तरह से ये कम होता है। इसे आप लोगों को याद रखना है। जैसे ये भी क्या है, एक बहुभुज है, और ये कौन सा बहुभुज है, तो उत्तल बहुभुज है। तो इसका भी क्या होगा, ये सभी कोण जो है 180 डिग्री से कम होंगे। और दूसरा इसमें आप लोगों को याद रखना है, उत्तल बहुभुज में इनके विकर्ण जो है बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित होती है। और दूसरी बात हमने आपको क्या बताया, विकर्ण अभी हमने आपको बताया हुआ है, अभी आपने देखा यहाँ पे विकर्ण, तो यही विकर्ण इसमें याद रखना है आप लोगों को। इनका विकर्ण जो बनता है बहुभुज के अभ्यंतर में, यानी कि इसके अंदर में बनता है। इस तरह से विकर्ण बनता है, ये अंदर में हो गया, ये जो है इसके अंदर में ही बना है, ये जो आकृति है इसके अंदर में बना है। तो इसका विकर्ण पहले हम लिख देते हैं, इसको, इसका कुछ नाम दे दीजिए। जैसे हम इसका अगर विकर्ण निकालना चाहे ए, अभी तो हम षटभुज का देखे ही हैं, हम दूसरा का देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं इनका, तो देखिए हम इसमें देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया ए बी सी डी, तो इसका जो विकर्ण देखेंगे हमने विकर्ण क्या बताया आपको, इसके अभ्यंतर यानी कि अंदर वाले भाग में इसका विकर्ण बनाएंगे। इसका जैसे देखिए हमने क्या बताया, विकर्ण जो हमेशा हम क्या करते हैं, इनके आसन शीर्षों को छोड़ करके बनाते हैं। यहाँ पर जैसे ए का आसन शीर्ष हो गया डी और दूसरा हो गया बी, तो इन दोनों को छोड़ करके इसका विकर्ण बनाएंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को छोड़ेंगे तो यहाँ पर होता है ए सी, ये हो गया इनका विकर्ण। पहला विकर्ण इस तरह से हो गया ए सी। इसी तरह से देखें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा विकर्ण हो जाता है बी डी,
ये इनका विकर्ण होता है। ये जो विकर्ण बना है ये क्या बना है, इसके अंदर ही बना है। ये जो हम बहुभुज लिए इसके अंदर में बना है, अभ्यंतर में बनता है उत्तल में। और अवतल में क्या होता है, इसी का उल्टा होता है। अवतल में क्या होता है याद रखना है, देखिए यहाँ पर लिख दिया हमने। अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण जो है 180 डिग्री से अधिक होता है। अवतल में क्या होता है, अवतल मतलब धंसा हुआ रहना चाहिए। जैसे इस तरह से ये देखिए, इस तरह से ये धंसा हुआ है। ये जो आकृति बनाए हैं इसमें देखिए यहाँ पे धंसा हुआ है इस तरह से, तो धंसा होता है। तो इसमें क्या होता है, पहला गुण इसमें क्या होता है कि कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है। ये जो कोण बना है, कोण बनाना आप लोगों को आता होगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रकाल की सहायता से हम, जैसे यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रकाल को रखते हैं और इस तरह से हम क्या करते हैं, जब इस तरह से खींचते हैं और जब पहली बार हम इस तरह से बनाते हैं तो 60 डिग्री, दूसरी बार में 120 डिग्री और तीसरी बार हम सामने सामने से काटते हैं तो ये 180 डिग्री का बन जाता है। लेकिन इसमें क्या है, टेढ़ा है। यहाँ पे इसका देखें, ये जो भुजा है ये टेढ़ा रेखाखंड, तो इसमें जब हम बनाएंगे तो ये 180 डिग्री से हमेशा अधिक ही होगा। इसी तरह से ये भी आकृति देखें तो इसमें भी ये 180 डिग्री से एक कोण अधिक होगा। इसी तरह से इसका कोण देखें तो ये 180 डिग्री से अधिक होगा। तो इसमें क्या होता है, कम से कम एक कोण जो है 180 डिग्री से अधिक होता है अवतल में, अवतल बहुभुज में। और दूसरा इसमें क्या होता है, अवतल बहुभुज में इसके विकर्ण जो है बहुभुज के वही भाग में स्थित होते हैं। इनका विकर्ण देखिए, उत्तल में क्या होता था, उत्तल में ये इसके अंदर में बनता था और अवतल में क्या होता है, बाहर में, इसके बाहर जो है इस तरह से बहिर्भाग में, यानी कि बाहर के भाग में इसका विकर्ण बनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका अंदर में नहीं बन सकता, अवतल में अंदर में भी हो सकता है इस तरह से। इसमें देखिए जैसे यहाँ पर देखिए इसका विकर्ण, इसमें देखें तो इनका विकर्ण ये अंदर में भी बन सकता है और बाहर में भी इसका विकर्ण बन सकता है। तो अवतल में जो है अंदर और बाहर दोनों बन सकता है। तो यहाँ पर ये हो गया बाहर का विकर्ण। इस तरह से इसमें क्या होता है, बाहर का विकर्ण बनता है। उत्तल और अवतल के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब देखिए सम तथा विषम बहुभुज, इसको अंग्रेजी में कहेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। तो देखिए सम तथा विषम बहुभुज क्या होती है, तो देखिए ये जो आकृति दिया है ये हमारा सम बहुभुज का आकृति दिया है और ये जो आकृति दिया है ये हमारा विषम बहुभुज का आकृति है। अब देखिए सम बहुभुज में क्या होता है और विषम बहुभुज क्या होता है। तो सम बहुभुज को हमने देखिए यहाँ पर लिख दिया, ऐसे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण समान होती है सम बहुभुज कहलाती है। जैसे यहाँ पर समझिए, ये जो दिया है आकृति इसमें देखिए सभी भुजाएं, यहाँ पर ये होता है भुजाएं, पहला भुजा है, ये दूसरी भुजा है और ये हो गया तीसरी भुजा। इस तरह से भुजा होती है तो सभी भुजाएं इन समान होती है। जैसे ये भुजा अगर 6 सेंटीमीटर तो ये भी भुजा 6 सेंटीमीटर और ये भी भुजा 6 सेंटीमीटर, इनकी सभी भुजाएं समान होती है और इनकी कोण भी सभी समान होती है। ये जो कोण है ये समान होती है। तो ये देखिए, ये तो हमारी पहली बात, तो ये हमारा क्या है, बहुभुज। और बहुभुज में ये कौन सा, इसका कुछ तो नाम होगा। यहाँ पर ये जो हमारा ये समबाहु त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है, ये यहाँ पर ये त्रिभुज है। सबसे पहला 3 भुजाएं जिसमें होती है वो हमारा त्रिभुज होता है। 4 भुजाएं वाले हमें पता है कि चतुर्भुज होती है, यहाँ पर ये चतुर्भुज है। इसी तरह से 5 भुजाएं वाले हमें पता है कि ये हमारा पंचभुज होता है। 6 भुजाएं वाले हमें क्या होता है, षटभुज होता है। 7 भुजाएं वाले शतभुज होती है। 8 भुजाएं वाली अष्टभुज होती है। इस तरह से आप लोगों को पता होगा। तो ये जो 3 भुजाएं वाले, जब तीनों भुजाएं समान हो तो वो हमारा होता है समबाहु त्रिभुज। तो आप लोगों को याद रखना इस तरह से। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं आपस में समान होती है। ये हमारा समबाहुभुज का उदाहरण दिया। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो षटभुज में, इसमें भी देखें तो इनके समान ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये सभी समान भुजा हैं। जितना बड़ा ये भुजा है उतना ही बड़ा ये भी भुजा है, उतना ही बड़ा ये भी भुजा है, उतना ही बड़ा ये भी भुजा है, उतना ही बड़ा ये भी है और उतना ही बड़ा ये। अगर ये 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर मान लीजिए तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। और इनका कोण भी क्या होता है, समान। इसी तरह से यहाँ पे ये है वर्ग, ये है समबाहुभुज। समबाहुभुज में सभी का एक नाम होता है, तो ये हमारा चतुर्भुज होता है। तो ये हमारा चतुर्भुज, तो इसमें भी हम क्या कहेंगे, इनकी सभी भुजाएं समान है। जितना बड़ा भुजा ये है उतना ही बड़ा ये भी है, उतना ही बड़ा ये भी है और उतना ही बड़ा ये भी है। इनकी सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में समान होती है चतुर्भुज में। ये भुजा जितना बड़ा उतना ही बड़ा ये और उतना ही बड़ा ये। और इनकी कोण भी समान होती है। अगर मान लीजिए ये अगर 90 डिग्री का कोण है तो चतुर्भुज में, तो ये भी कोण 90 डिग्री का, ये भी कोण 90 डिग्री का और ये भी कोण 90 डिग्री का। तो समबाहुभुज आप लोग समझ गए। अब विषम बहुभुज में क्या होती है, तो देखिए ऐसे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण समान नहीं होती है विषम बहुभुज कहलाती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इन्हीं को ले लीजिए, ये आयत जैसे दिया है। तो आयत में हमें पता है कि यहाँ पर जो है इनके समान ये भुजा है और इनके समान ये भुजा है। दोनों देखिए अलग अलग। इनके समान तो ये भुजा है लेकिन चारों भुजाएं समान नहीं है। इसमें दो दो भुजाएं, इसका 2 युग्म समान है। पहला युग्म ये हो गया इस तरह से, ये दोनों भुजाएं आपस में समान है और दूसरा युग्म ये हो गया।
युग्म का मतलब जोड़ा, यानी कि एक जोड़ा। देखिए इनका ये जोड़ा समान है और इनका ये जोड़ा समान है, ये हमें पता है, लेकिन इनकी चारों भुजाएं आपस में समान नहीं होती है आयत की। इस तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्ग में क्या है, चारों भुजाएं समान होती है, लेकिन आयत में चारों भुजाएं समान नहीं होती है। इसे आप लोगों को याद रखना। और इनका कोण फिर आयत में, यही कोण फिर क्या होता है, सभी 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे इनकी कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है आयत में। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों गुण होना चाहिए इसमें। इसमें देखिए कोण का गुण तो मिल रहा है, कोण सभी तो मिल रहा है, यहाँ पे सभी कोण 90 डिग्री का है, लेकिन इसका भुजा जो है बहुभुज में समान नहीं है। इनके समान ये भुजा और इनके समान ये भुजा, चारों भुजा आपस में समान नहीं है, तो ये विषम बहुभुज कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार इसमें देखें तो इनके समान ये भुजा, इनके समान ये भुजा और इनके समान ये भुजा, इसमें देखिए सभी क्या है, अलग अलग। तो ये भी क्या हो जाएंगे, विषम बहुभुज का। ये तीनों क्या है, विषम बहुभुज का आकृति है। तो विषम बहुभुज भी आप लोग समझ गए। अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब देखिए, अब है बहुभुज के अंतः कोणों की मापों का योग। बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग, अंतः यानी कि अंदर कोण, अंदर जो बनता है कोण, ये जो इस तरह से कोण बनता है, इनका कोण की मापों का योग देखना है। तो देखिए आप लोगों को याद रखना है बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग। यहाँ पर इसमें जैसे ये त्रिभुज दिया है, त्रिभुज के अंतः कोणों का मापों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण, जैसे पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, इन तीनों का मापों का योग, इन तीनों का जब योग करते हैं तो 180 डिग्री आता है। इसे आप लोगों को याद कर लेना है। और सभी का इसी तरह से निकालने तेज है। जैसे त्रिभुज का 180 डिग्री होता है इनका योग करने पर, इसी तरह से चतुर्भुज का देखें तो 360 होता है। लेकिन इसे हम याद करेंगे तो उतना हो सकता है याद ना आए। तो इसमें आप लोगों को बस एक बात याद रखना है, सूत्र इनका याद कर लेना है। यहाँ पर सूत्र होता है इनका n-2 इंटू 180 डिग्री। जहाँ ये जो n है, ये n बराबर भुजाओं की संख्या है, इस पे हम निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें पता करना हो कि इनका ये जो दिया हुआ है पंचभुज, इनके अंतः कोणों का मापों का योग क्या होगा, कोण क्या है, ये जो दिया हुआ है कोण, इनके कोण का मापों का योग क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सूत्र पे, ये जो दिया हुआ है इन पे हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे एन के जगह पर कितना भुजा है इसमें, देखेंगे इसमें ए पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, चौथा भुजा और ये पांचवी भुजा, इसमें 5 भुजा है। तो एन की जगह पर लिख देंगे 5, माइनस का है 2 और इनटू में 180 डिग्री, 180 डिग्री, यही वाली 180 डिग्री था, 180 डिग्री लिखेंगे बराबर में 5 में से हम 2 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 और गुने में 180 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, गुना करेंगे 18 तरीके 54, यानी कि 540 डिग्री हो जाएंगे। तो ये जो दिया हुआ है इनका, इनके कोणों की माप का योग क्या होगा, पंचभुज के कोणों की माप हो जाएंगे 540 डिग्री। इसी तरह षटभुज को अगर निकालना हो तो क्या हम करेंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर में n-2 इंटू में 180 डिग्री, इस तरह से लिख देंगे। और उसके बाद लिखेंगे बराबर में, हमें इसमें देखना कितना भुजा है, पहला भुजा, इसी तरह से दूसरा भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, पांचवी भुजा और ये छठी भुजा, इस तरह से 6 भुजा है। तो n के जगह पे रखना है 6, माइनस का 2 गुने 180 डिग्री। अब इस तरह से जब हल करेंगे तो इसमें जो है ये जो निकला है, ये जो बहुभुज दिया हुआ इस तरह से, इन बहुभुज के मापों का, अंतः कोणों के मापों का योग निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 में से हम 2 को घटाए तो 4, ये 6 में 2 को घटाएंगे तो 4 और गुने में 180 डिग्री, तो 18 चौके 72 और ये शून्य है तो शून्य, यानी कि 720 डिग्री। षटभुज के जो है अंतः कोणों के मापों का योग कितना होता है, 720 डिग्री होता है। इसी तरह से आप लोग और भी निकाल सकते हैं। अगर सप्तभुज दिया है, अष्टभुज दिया है, तो उसमें क्या करना है, 8 लिख देना है। अगर अष्टभुज दिया है तो इसके जगह पर 8 रखना है, 8 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 6 और 6 को गुना करेंगे 18 से, तो 18 छक्के 108, 108 और उस पर हम एक शून्य लगा देंगे तो 1080 डिग्री हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं बहुभुज के अंतः कोणों की मापों का योग। अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब समझिए बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग। अब समझिए बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग होता है 360 डिग्री, याद रखना है। बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री। कोई भी बहुभुज हो, यहाँ पर वो या तो चतुर्भुज रहे, पंचभुज रहे, षटभुज रहे, कोई भी रहे, उसका जो है मापों का योग 360 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर ये जो है हमारा कौन सा बहुभुज है, तो देखिए इसमें पहला भुजा, इसी तरह से दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, चौथा भुजा, पांचवी भुजा और ये छठी भुजा, इसमें 6 भुजा है। और इसी में देखिए 6 भुजा है तो 6, इसको भी अगर हम योग करें, इन सभी भुजाओं का जो हम योग करेंगे, इनके मापों का योग, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है कोण के मापों का योग देखेंगे, तो कोण को जब योग करेंगे, 6 कोण का योग करेंगे, जैसे मान लेते हैं ये पहला कोण है, मान लेते हैं ये हमारा पहला कोण है, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, पांचवा कोण और ये छठा कोण। बहिर्भाग में कह रहा है, बहिर्भाग यानी कि बाहर की भाग,
यहाँ पे ये हो गया कोण। इस तरह से जब इसको हम भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा कोण बन जाता है। इसी तरह से ये भी कोण बन जाता है। इसी तरह से हम ये कोण बना सकते हैं। अब इसी तरह से इसको हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे कोण बन जाता है। इसी तरह से हम इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कोण बन जाता है। इसमें टोटल 6 कोण बन जाता है। हम जब 6 कोण को जोड़ेंगे, कोण 1 प्लस में कोण 2 प्लस में कोण 3 प्लस में कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर क्या हो जाएंगे, 360 डिग्री होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोग समझ गए, बाह्य कोण के मापों का योग भी समझ गए आप लोग। इसी तरह से आप लोग कोई और भी उदाहरण लेकर सकते हैं, देख सकते हैं। चतुर्भुज भी रहे तो चतुर्भुज में भी क्या होगा, बाह्य कोणों का माप 360 डिग्री ही होगा। तो इस तरह से आप लोग बाह्य कोणों के मापों का योग तक इस वीडियो में देख लिया। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए हम इस वीडियो को जो है यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग इनसे आगे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।